हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। फिर 9 PM पे उन दोनों ही क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और उसके बाद आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप अपने आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन इस पे सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब आज का जो सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से है और दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। मींस GS 1 के ये दोनों क्वेश्चन हैं। 1 बाय 1 दोनों ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी इशू हो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो के एंड में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रिबेलियन ऑफ 1857 वॉज समथिंग मोर देन अ सिपोय म्यूटिनी बट समथिंग लेस देन अ नेशनल रिवोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डू यू एग्री? सब्सटैंशिएट योर व्यूज। 1857 की जो क्रांति थी वो एक सिपाही विद्रोह से कुछ ज़्यादा था, लेकिन एक राष्ट्रीय विद्रोह से कम था। क्या आप सहमत हैं? अगर हाँ तो फिर आपको अपने विचारों की पुष्टि करनी है। एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। अपन देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से कवर करना होगा और यही पर्पस था इस क्वेश्चन को डालने का। देखिए इसमें क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन ये जो टॉपिक है ना कि 1857 रिवोल्ट ये क्या थी, इसकी नेचर क्या थी, तो इसमें काफ़ी सारे व्यूज हमारे सामने आते हैं। तो वो कुछ व्यूज आपको यहाँ पे लिखने होंगे। देन मोर देन अ सिपोय म्यूटिनी वो किस तरह से थी ये आपको बतानी होगी। लेस देन अ नेशनल रिवोल्ट वो किस तरह से थी, तो उसके कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये वो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इस आंसर में आपको लिखने होंगे। 1 बाय 1 इन पार्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए आप यहाँ पे वो रीजंस लिख सकते हैं जिसकी वजह से 1857 रिवोल्ट हुई थी। क्या कारण थे? क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। किस तरह की पॉलिसीज? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस वो आप लिख सकते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस। ठीक है, तो इस सब की वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए ये जो 1857 की रिवोल्ट थी इसका नेचर क्या था? क्या ये केवल म्यूटिनी थी या ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी? ठीक है, तो इससे जुड़े काफ़ी सारे व्यूज़ हैं, तो उनमें से आप कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि ये केवल एक सिपोय म्यूटिनी थी, ऐसा किसने कहा था? सर जॉन सीले ने। एंड फ्रेंड्स देखिए ये सब कंटेंट देने का मेरा पर्पज़ ये है कि आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। VD सावरकर ने क्या कहा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। एंड ये जो स्टेटमेंट है मोर देन अ म्यूटिनी एंड मच लेस देन अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कहा था स्टैनली वॉलपार्ट ने। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों काफ़ी सारे व्यूज हैं और इसकी नेचर क्या थी इस पर सबका एक व्यू नहीं बन पाया है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग यही मानते हैं कि मोर देन अ म्यूटिनी एंड लेस देन अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसी को हम लेके चलेंगे। अब सबसे पहले आपको यह समझाना होगा कि किस तरह से ये रिवोल्ट एक सिपोय म्यूटिनी से ज़्यादा थी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूटिनी क्या होती है और रिवोल्ट क्या होता है। म्यूटिनी बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस में होती है, अपने कमांडर के खिलाफ। इनका स्प्रेड काफ़ी कम होता है, जबकि जब हम रिवोल्ट की बात करते हैं
रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसका स्केल काफ़ी बड़ा होता है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ये सिपोय म्यूटिनी से काफ़ी ज़्यादा थी? क्योंकि नंबर 1 पार्टिसिपेशन, सिपोय के अलावा बाकी और भी काफ़ी सेक्शन थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि पीजेंट्री, आर्टिशंस, जमींदार्स, प्रीस्ट, इन सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? इसका स्प्रेड। देखिए म्यूटिनी काफ़ी लोकलाइज्ड होती है, लेकिन इसका स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा था। इवन मेनली जो इसका स्प्रेड था वो नॉर्थ इंडिया में था, ठीक है, तो काफ़ी बड़े लेवल पे इसका स्प्रेड था, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और इसमें केवल मिलिट्री कमांडर्स ही इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि प्रिंसेस ये सब भी इन्वॉल्व थे। आप एग्जाम्पल दे सकते हो लक्ष्मीबाई का, नाना साहेब का, इन सब का एग्जाम्पल दे सकते हो। देन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू जी की एक बुक है। इसमें इन्होंने लिखा था कि ये जो रिवोल्ट थी 1857 की, ये एक फ्यूडल अपराइजिंग थी। इसमें जो विलेजर्स थे उन्होंने अटैक किया था मनी लैंडर की बुक जो होती है, जो खाता बही वगैरह होता है, उस पर इन्होंने अटैक किया था। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इस रिवोल्ट का कैरेक्टर रिवॉल्यूशनरी था, केवल सिपोय तक ही सीमित नहीं था। देन इस रिवोल्ट में ये लोग अपना लीडर किसको चुनते हैं? मुगल किंग को। और इससे क्या सिग्नल जाता है कि उनका इंटेंशन ये था कि हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिल जाए, ठीक है, तो ये पॉइंट भी वैलिड पॉइंट है। देन लास्ट पॉइंट क्या होगा? स्पार्क। देखिए रिवोल्ट को स्पार्क किस चीज़ से मिला था? पिग एंड काउ के जो कार्टेज थे उनको यूज़ किया गया था, लेकिन जब ये रिवोल्ट हुई तो इन सिपोय ने इन्हीं को यूज़ किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इससे क्या सिग्नल जाता है कि रिवोल्ट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड पॉलिसीज, नॉट जस्ट अबाउट सिपोयज डिसकंटेंट। अगर होता तो वो इसको फिर से यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपको बताना होगा कि क्यों ये रिवोल्ट नेशनल रिवोल्ट नहीं थी। तो देखिए काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट्स आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं था, मेनली जो नॉर्थ इंडिया था वही इसमें शामिल था। सारी क्लासेस ने ज्वाइन नहीं किया था। जो हमारे एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको ऐसा लगा था कि ये रिवोल्ट काफ़ी बैकवर्ड लुकिंग है। जमींदार्स, मनी लैंडर्स, इंडियन रूलर्स, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। देन ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी, जैसे कि कांग्रेस बाद में बनी तो वैसा कोई कैरेक्टर, वैसा कोई इंस्टीट्यूशन इस समय नहीं था। देन कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी। इसके बाद क्या करना है, कोई फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम था नहीं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म एंड लैक ऑफ यूनिटी, ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो और इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो रिवोल्ट थी ये एक नेशनल रिवोल्ट नहीं थी, एक नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था। अब देखिए इसको कंक्लूड किस तरह से करोगे। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इसने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्या रोल था इसका? इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द इंडियन पीपल टुगेदर, क्योंकि इससे पहले हम लोगों के बीच में नेशनलिज्म या फिर यूनिटी की भावना नहीं थी और इस रिवोल्ट के बाद में वो पनपने लगती है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो। आप चाहें तो एस एन सेन इनका स्टेटमेंट है, आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, बट इतने सारे स्टेटमेंट आप कहाँ से याद करोगे, ठीक है। इसलिए एडिशनल मैंने यहाँ पे आपको कंक्लूजन दिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, What do you understand by caste landform? Enumerate the essential conditions for the development of caste topography. And last में पूछा है give an account of landforms associated with it. तो देखिए काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो वो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। क्या पार्ट्स हैं? सबसे पहले आपको कास्ट लैंडफॉर्म के बारे में बताना है। देन आपको उसकी एसेंशियल कंडीशंस बतानी है जिससे इस टोपोग्राफी का डेवलपमेंट होता है। और सबसे लास्ट में आपको उससे जुड़े लैंडफॉर्म्स के बारे में लिखना होगा। तो ये वो सारे पार्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन,
कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। अब जो लैंडफॉर्म है ये दो तरह के होते हैं, एक तो इरोजनल और दूसरा डिपोजिशनल, तो दोनों के बारे में आप लिखिए और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, आप डिफाइन कर दीजिए कि कास्ट लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। ये वो लैंडफॉर्म होते हैं जो कि कार्बोनेट रॉक के केमिकल वेदरिंग या फिर केमिकल इरोजन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है वाटर का सॉल्वेंट एक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या पूछा है कि एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। तो देखिए कास्ट टोपोग्राफी बनने के लिए सबसे पहले तो आपको लाइमस्टोन चाहिए होगा, डोलोमाइट वगैरह चाहिए होगा। तो बिग बेड ऑफ लाइमस्टोन ये होना चाहिए, मस्ट बी मैसिव, थिकली बेडेड। ठीक है, देन अबव वाटर टेबल। अब मान लीजिए ये वाटर टेबल है तो इसके ऊपर ही आपका लाइमस्टोन होना चाहिए, अदरवाइज सरफेस ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इट शुड बी क्लोज टू ग्राउंड सरफेस, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि जो रेन वाटर है वो आराम से पेनिट्रेट कर जाए। तो ये एक एसेंशियल कंडीशन है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइमस्टोन, काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि इस तरह के फीचर्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाएं। स्ट्रक्चर, कुछ जॉइंट्स होने चाहिए, फॉल्ट्स वगैरह होने चाहिए, रेनफॉल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, इनफ रेनफॉल होना चाहिए, तभी तो वाटर जो है वो पेनिट्रेट करेगा। तो इस तरह के ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब उसके बाद क्या पूछा गया है, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं। अब देखो इनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये सब आपको अच्छे से पता है, जैसे कि लाइमस्टोन पेवमेंट हो गया, सिंक होल, वो फिर लार्ज होगा, स्वेलो होल बन जाएगा, देन फिर से उसका इनलार्जमेंट होगा, वो डोलाइन बन जाएगा। ठीक है, ब्लाइंड वैली, उवाला, पोल जे, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आपको इनका डायग्राम जरूर बनाना है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ज्योग्राफी में कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन में आपका डायग्राम होना चाहिए। आप यहाँ पे सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डोलाइन, उवाला, पोल जे। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सबको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन आप बताइए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। स्टालेक्टाइट्स, स्टालेग्माइट्स एंड पिलर्स, ये तीन चीज़ें जो आपको लिखनी होंगी। आप एक केव का डायग्राम बना दीजिए, और ये जो अपर पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, स्टालेक्टाइट। और इसको याद करने का क्या तरीका है, ये लटक रहा है तो उससे बनेगा स्टालेक्टाइट। तो मैंने तो इस तरह से इसको याद किया था। और जो ग्राउंड से जो पिलर्स होते हैं इनको क्या बोला जाएगा, स्टालेग्माइट। और जब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको बोला जाएगा कॉलम या फिर पिलर। ठीक है, तो ये तीनों आपको लिखने होंगे और इनका आपको डायग्राम भी बनाना होगा। अब सबसे एंड में आप कंक्लूड कर दीजिए। अब कंक्लूजन किस तरह से करोगे, आप चाहें तो कोई करंट अफेयर का आइटम डाल दीजिए, आप चाहें तो ये लैंडफॉर्म कहाँ मिलता है वो बता दीजिए, आप चाहें तो इनकी इंपॉर्टेंस बता दीजिए। क्योंकि 10% ऑफ अर्थ सरफेस कास्ट टोपोग्राफी में होती है, तो इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप ये लिख सकते हो। इंडिया में कहाँ मिलता है, मेघालय, आंध्र प्रदेश, कुर्नूल, ये सब आप लिख दीजिए। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब आंसर शीट देख लेते हैं। और मैंने क्या किया है कि फर्स्ट क्वेश्चन किसी और का लिया है और सेकंड क्वेश्चन किसी और का लिया है, ताकि दो लोगों को गाइडेंस मिल जाए। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रिवोल्ट वाला है। इनमें इन्होंने शुरुआत की है आरसी मजूमदार से। 1857 रिवोल्ट अकॉर्डिंग टू आरसी मजूमदार इज कॉल्ड नीदर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो ये स्टेटमेंट आपने गलत लिखा है। जब आप किसी को कोट कर रहे हो ना तो फिर उसका सही से स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, वरना आप इसको मत लिखिए। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, नीदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये इनका स्टेटमेंट था जो आपको यूज करना चाहिए। और जो आपने लिखा है इसका मीनिंग सही से बन भी नहीं रहा है। इसके बाद आपने जो पैराग्राफ लिखा है 1857 रिवोल्ट इज ड्यू टू ब्रिटिश इंटरफेरेंसेज इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये अच्छा पॉइंट है, तो आप इसी से शुरुआत कर सकते थे। देन आपने मैप में वो सब लोकेशंस बताई हैं जहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ था।
तो ये भी एक अच्छा है, एक वैल्यू एडिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन आपने लिखा है 1857 अ सिपोय म्यूटिनी। तो देखिए हेडिंग सही नहीं है, आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, मोर देन अ सिपोय म्यूटिनी। और फिर आपने क्या किया है, थोड़ा आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, आपने यहाँ पे वो कारण बता दिए जिसकी वजह से ये म्यूटिनी हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो देखिए आपको करना क्या होगा ना, जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना तो उसको 2 बार पढ़िए और सोचिए कि उसमें पूछा क्या गया है। आपको डिमांड को अंडरस्टैंड करना होगा, क्वेश्चन की कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ समय में आप आराम से क्वेश्चंस को डील कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, यहाँ पे मैं केवल आपकी मिस्टेक्स बता रहा हूँ ताकि इंप्रूवमेंट मिले, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे नहीं लिखने थे। देन आपने फिर से वही रीजंस दिए हैं जो पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे एन सेन को कोट किया है, देखिए वो एन सेन नहीं है, वो एस एन सेन है, ठीक है। तो आपके पास कंटेंट है लेकिन थोड़ा सा आपको उसको रिफाइन करना होगा, ठीक है। देन आपने नेक्स्ट हेडिंग लिखी है 1857 रिवोल्ट लेस देन नेशनल रिवोल्ट, और फिर आपने इसके रीजंस दिए हैं और काफ़ी अच्छे से आपने बताया है। लैक ऑफ प्रॉपर आइडियोलॉजी, पुअर सोशल बेस, दे फॉट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, ये सब अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपने छोड़ दिए हैं, वो आप देख लेना जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर से आपने आरसी मजूमदार को लिखा है, तो देखिए रिपीट मत करिए, ठीक है ना। आपने ऑलरेडी एक बार लिख लिया है तो दोबारा इसको आपको रिपीट नहीं करना होगा। फिर आपने बताया इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो फ्यूचर स्टेप्स लिए गए वो आपने यहाँ पे बताए हैं, और सबसे लास्ट में आपने इंपॉर्टेंस बताई है सेंस ऑफ नेशनलिज्म। तो देखिए ये जो आपने चीज़ लिखी है ना, ये तो आपको नहीं लिखनी थी क्योंकि ये ऑलरेडी आप लिख चुके हो, और इसको भी आप न लिखें तो चलेगा क्योंकि इसका मतलब नहीं है, ठीक है। केवल कंक्लूजन से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है इस फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि कास्ट फॉर्मेशन वाला है। देखिए सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया है सरफेस वाटर ऑन अंडरलाइंग सोल्यूबल रॉक्स। तो देखिए आप यहाँ पे लिखिए कौन सी रॉक्स, लाइमस्टोन, डोलोमाइट वगैरह लिखिए। हालांकि ये आपने बाद में लिखा है लेकिन इसको आपको यहीं पे लिखना होगा, ठीक है। देन आपने असेंशियल कंडीशंस बताई हैं जैसे कि थिक मैसिव रॉक होनी चाहिए, मार्क डेवलपमेंट होना चाहिए, हैवी रेनफॉल होना चाहिए, गुड ग्राउंड वाटर होना चाहिए। तो ये सब अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स आपने छोड़ दिए हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देन आपने लैंडफॉर्म्स बताए हैं इरोजनल एंड डिपोजिशनल, लाइमस्टोन पेवमेंट, ब्लाइंड वैली, सिंक होल, डोलाइन, कुछ आपने मिस कर दिए हैं, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है। देन आपने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बताए हैं स्टालेक्टाइट, ये स्पेलिंग थोड़ी आप देखिएगा, ये स्पेलिंग आपने सही नहीं लिखी है। स्टालेग्माइट एंड केव पिलर आपने बताया, ये डायग्राम अच्छा है, यहाँ पे आप लिखिए पिलर कि ये पिलर है, ठीक है। तो एक ही डायग्राम में तीनों पॉइंट्स आपके हो जाएंगे, तो ये आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा। देन उसके बाद आपने कंक्लूड किया है और कंक्लूजन में आपने बताया है कि ये केव्स इंडिया में कहाँ मिलती हैं, ये सही आपने कंक्लूड किया है। देन आपने करंट अफेयर रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में भी था वो भी आपने यहाँ पे बताया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ना कंटेंट को आपको एनरिच करना होगा, और क्योंकि ये 250 वर्ड्स में आपको लिखना है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी शॉर्ट में इसको लिख दिया है, तो थोड़ा सा आपको ना उस पर वर्क करना होगा, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और जो आंसर शीट है वो भी हमने डिस्कस कर ली है। अब फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।